यदि इतिहास किसी भी स्थिर नियमों का पालन नहीं करता है और यदि हम इसके भविष्य के पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं तो इसका अध्ययन क्यों करें? अक्सर ऐसा लगता है कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य भविष्य की भविष्यवाणी करना है। मौसम विज्ञानियों से यह अनुमान लगाने की उम्मीद की जाती है कि कल बारिश या धूप लाएगी। अर्थशास्त्रियों को पता होना चाहिए कि क्या मुद्रा का अवमूल्यन करना एक आर्थिक संकट को कम करेगा या उन्हें खारिज कर देगा। अच्छे डॉक्टरों ने कहा कि क्या कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा फेफड़ों के कैंसर को ठीक करने में अधिक सफल होगी। इसी तरह इतिहासकारों को हमारे पूर्वजों के कार्यों की जांच करने के लिए कहा जाता है ताकि हम उनके बुद्धिमान निर्णयों को दोहरा सकें और उनकी गलतियों से बच सकें। लेकिन यह लगभग कभी भी ऐसा कभी नहीं करता है क्योंकि वर्तमान अतीत से बहुत अलग है। यह दूसरे पिनिक युद्ध में हनीबल की रणनीति का अध्ययन करने के लिए समय की बर्बादी है ताकि उन्हें तीसरे विश्व युद्ध में कॉपी किया जा सके। घुड़सवारों की लड़ाई में अच्छी तरह से काम करने से साइबर में बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। युद्ध विज्ञान केवल भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है। हालांकि सभी क्षेत्रों में विद्वान अक्सर हमारे क्षितिज को व्यापक बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे सामने नए और अज्ञात वायदा खुलते हैं। यह विशेष रूप से इतिहास का सच है। हालांकि इतिहासकार कभी कभार भविष्यवाणी उल्लेखनीय सफलता के बिना में अपना हाथ आजमाते हैं। इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य हमें उन संभावनाओं से अवगत कराना है जो हम सामान्य रूप से विचार नहीं करते हैं। इतिहासकार इसे दोहराने के लिए नहीं बल्कि इससे मुक्त होने के लिए अतीत का अध्ययन करते हैं। हम में से हर एक का जन्म एक ऐतिहासिक वास्तविकता में हुआ है जो विशेष मानदंडों और मूल्यों द्वारा शासित है और एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली द्वारा प्रबंधित किया गया है जिसे हम इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, यह सोचकर कि यह स्वाभाविक, अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय है। हम भूल जाते हैं कि हमारी दुनिया घटनाओं की एक आकस्मिक श्रृंखला द्वारा बनाई गई थी और उस इतिहास ने न केवल हमारी तकनीक, राजनीति और समाज को आकार दिया बल्कि हमारे विचार, भय और सपने भी। अतीत का ठंडा हाथ हमारे पूर्वजों की कब्र से निकलता है, हमें गर्दन से पकड़ता है और एक ही भविष्य की ओर हमारी टकटकी को निर्देशित करता है। हमने महसूस किया है कि हम जिस क्षण से पैदा हुए थे उस समय से पकड़, इसलिए हम मानते हैं कि यह एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा है जो हम हैं। इसलिए हम शायद ही कभी खुद को मुक्त करने की कोशिश करते हैं और वैकल्पिक वायदा की कल्पना करते हैं। इतिहास का अध्ययन करने का उद्देश्य अतीत की पकड़ को ढीला करना है। यह हमें इस तरह से अपने सिर को मोड़ने में सक्षम बनाता है और संभावनाओं को नोटिस करना शुरू करता है कि हमारे पूर्वजों की कल्पना नहीं कर सकते थे या नहीं चाहते थे कि हम कल्पना करें। घटनाओं की आकस्मिक श्रृंखला का अवलोकन करके जो हमें यहाँ ले गए, हम महसूस करते हैं कि हमारे बहुत विचार और सपने कैसे आकार लेते हैं और हम अलग अलग सोचना और सपने देखना शुरू कर सकते हैं। इतिहास का अध्ययन हमें यह नहीं बताएगा कि क्या चुनना है, लेकिन कम से कम यह हमें अधिक विकल्प देता है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने वाले आंदोलनों से अक्सर इतिहास को फिर से लिखना शुरू होता है, जिससे लोगों को भविष्य को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जाता है। आप चाहते हैं कि श्रमिक एक सामान्य हड़ताल पर जाएं, महिलाएं अपने शरीर पर कब्जा कर लें या राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती हैं, पहला कदम उनके इतिहास को फिर से बनाना है। नया इतिहास बताएगा कि हमारी वर्तमान स्थिति न तो स्वाभाविक है और न ही शाश्वत है। चीजें एक बार अलग थीं। केवल मौका घटनाओं के स्ट्रिंग ने अन्यायपूर्ण दुनिया बनाई जिसे हम आज जानते हैं। यदि हम बुद्धिमानी से कार्य करते हैं तो हम उस दुनिया को बदल सकते हैं और बहुत बेहतर बना सकते हैं।
यही कारण है कि मार्क्सवादी पूंजीवाद के इतिहास को याद करते हैं, नारीवादी पितृसत्तात्मक समाजों के गठन का अध्ययन क्यों करते हैं और क्यों अफ्रीकी अमेरिकी गुलाम व्यापार की भयावहता की याद दिलाते हैं। वे अतीत को समाप्त नहीं करने का लक्ष्य रखते हैं, बल्कि इससे मुक्त होने के लिए। भव्य सामाजिक क्रांतियों का सच क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी के सूक्ष्म स्तर पर भी उतना ही सच है। एक युवा जोड़े अपने लिए एक नया घर बनाने का निर्माण कर सकते हैं, जो आर्किटेक्ट से सामने वाले यार्ड में एक अच्छा लॉन के लिए पूछ सकता है। एक लॉन क्यों? क्योंकि लॉन सुंदर हैं, युगल समझा सकते हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों सोचते हैं? इसके पीछे एक इतिहास है। पाषाण युग के शिकारी ने अपनी गुफाओं के प्रवेश द्वार पर घास की खेती नहीं की। किसी भी हरे रंग की घास के मैदान ने एथेनियन एक्रोपोलिस, रोमन कैपिटल यरूशलेम में यहूदी मंदिर या बीजिंग शहर में आगंतुकों का स्वागत नहीं किया। जो निजी निवासों और सार्वजनिक भवनों के प्रवेश द्वार पर एक लॉन का पोषण करने का विचार है, जो देर से मध्य युग में फ्रांसीसी और अंग्रेजी अरिस्टोक्रेट के महल में पैदा हुआ था। शुरुआती आधुनिक युग में इस आदत ने गहरी जड़ों को मारा और बड़प्पन का ट्रेडमार्क बन गया। अच्छी तरह से रखी गई लॉन ने भूमि और बहुत सारे काम की मांग की, विशेष रूप से लॉन मोवर्स और ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर से पहले के दिनों में। बदले में वे मूल्य का कुछ भी नहीं करते हैं। आप उन पर जानवरों को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वे घास खाएंगे और घास को रौंदेंगे। गरीब किसान लॉन पर कीमती भूमि या समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। शैटो के प्रवेश द्वार पर स्वच्छ टर्फ तदनुसार एक स्थिति प्रतीक था, जो कोई भी नकली नहीं हो सकता था। यह साहसपूर्वक हर राहगीर को घोषित किया गया, मैं बहुत समृद्ध और शक्तिशाली हूँ और मेरे पास इतने सारे एकड़ और सर्फ हैं कि मैं इस हरे रंग के एक्स्ट्रावागांजा को बर्दाश्त कर सकता हूँ। बड़ा और लॉन राजवंश उतना ही शक्तिशाली। यदि आप एक ड्यूक का दौरा करने के लिए आए और देखा कि उसका लॉन खराब आकार में था, तो आप जानते थे कि वह परेशानी में था न। कीमती लॉन अक्सर महत्वपूर्ण समारोहों और सामाजिक घटनाओं के लिए सेटिंग थी और अन्य सभी समयों में सख्ती से ऑफ लिमिट थे। आज तक अनगिनत महलों में, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर एक कठोर संकेत लोगों को घास को दूर रखने की आज्ञा देता है। मेरे पूर्व ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पूरा क्वाड एक बड़े आकर्षक लॉन से बना था, जिस पर हमें वर्ष में केवल एक दिन चलने या बैठने की अनुमति दी गई थी। किसी भी अन्य दिन उस गरीब छात्र को शोक करें जिसके पैर ने पवित्र टर्फ को छोड़ दिया। रॉयल महलों और ड्यूकल चेटोक्स ने लॉन को प्राधिकरण के प्रतीक में बदल दिया। जब देर से आधुनिक काल में राजाओं को टॉप किया गया और ड्यूक को दोषी ठहराया गया, तो नए राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने लॉन को रखा। संसदों, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति निवास और अन्य सार्वजनिक भवनों ने तेजी से स्वच्छ हरे रंग की ब्लेड की पंक्ति में अपनी शक्ति की घोषणा की। इसके साथ ही लॉन ने खेल की दुनिया पर विजय प्राप्त की। हजारों वर्षों तक मनुष्य लगभग हर तरह की जमीन पर खेला, बर्फ से रेगिस्तान तक। फिर भी पिछली 2 शताब्दियों में वास्तव में महत्वपूर्ण खेल जैसे कि फुटबॉल और टेनिस लॉन पर खेले जाते हैं, बशर्ते आपके पास पैसा है। रियो डी जनेरियो के फवेल्स में ब्राजील के फुटबॉल की भावी पीढ़ी रेत और गंदगी पर मेकशिफ्ट गेंदों को मार रही है। लेकिन अमीर उपनगरों में अमीरों के बेटे सावधानी पूर्वक रखे गए लॉन पर खुद का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य राजनीतिक शक्ति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक धन के साथ लॉन की पहचान करने के लिए आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि 19वीं शताब्दी में बढ़ते पूंजीपति ने उत्साह से लॉन को अपनाया। पहले केवल बैंकरों, वकील और उद्योगपति अपने निजी आवासों में इस तरह की विलासिता को प्रभावित कर सकते हैं।
फिर भी जब औद्योगिक क्रांति ने मध्यम वर्ग को व्यापक बनाया और लॉन मोवर को जन्म दिया और फिर स्वचालित स्प्रिंकलर, लाखों परिवार अचानक एक घर का टर्फ खरीद सकते थे। अमेरिकी उपनगर में एक स्पिक एंड स्पैन लॉन एक अमीर व्यक्ति की विलासिता को एक मध्यम वर्ग की आवश्यकता में बदल दिया गया। यह तब था जब उपनगरीय मुकदमे में एक नया संस्कार जोड़ा गया था। चर्च में रविवार की सुबह सेवा के बाद कई लोगों ने समर्पित रूप से अपने लॉन को मात दी। सड़कों पर चलते हुए आप अपने टर्फ के आकार और गुणवत्ता से हर परिवार के धन और स्थिति का जल्दी से पता लगा सकते हैं। कोई भी संकेत नहीं है कि सामने वाले यार्ड में एक उपेक्षित लॉन की तुलना में जोन्स में कुछ गलत है। घास आजकल मक्का और गेहूं के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे व्यापक फसल है और लॉन उद्योग पौधे, खाद, मावर्स, स्प्रिंकलर, बागवानों हर साल अरबों डॉलर के लिए खाते हैं।